नमस्कार मित्रों, आज भावगंगा के 86वें अंक में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और बहुत खुशी की बात है कि आज अपने प्राकृतिक स्वरूप में भावगंगा का प्रोग्राम हो रहा है। फिर वही छत पे नीम की छाँव में और सूर्य के सानिध्य में, सूर्य की चेयरमैनशिप में, क्योंकि इधर धूप भी नहीं हो रही थी और अजीब सा मौसम था। करीब 1 महीने तक डिस्टर्ब रहा, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता जा रहा है। तो आज सबका स्वागत है, अभिनंदन है 86वें भावगंगा के अंक में। कल की ह्यूमन वैल्यूज़ का जो प्रोग्राम था वो लोगों को बहुत पसंद आया। उस पर प्रतिक्रिया बाद में करेंगे। देखिए, चिड़िया आ गई। जैसे ही यहाँ बैठते हैं, चिड़िया आकर के अपना गाना सुनाने लगती है, कहती है हमें भी सुनो भावगंगा में। तो हम लोग पहले वो शेर, उस गज़ल के शेर से भावगंगा जो पिछली हुई थी कि वह ज़िंदगी को हमेशा सजा कहता ही क्यों है, इसके कुछ शेर बाकी रह गए थे, उस पर आगे चर्चा होगी। लेकिन आशुतोष जी ने एक अपना अनुभव इस भावगंगा और ह्यूमन वैल्यूज़ के प्रोग्राम के सिलसिले में लिखा। वो बड़ा महत्वपूर्ण है और इसकी पहुंच कहाँ कहाँ तक हो सकती है, कैसे कैसे चीज़ें कैसे कैसे पहुंच रही हैं, रेंग रही हैं। क्योंकि कोई बहुत बड़ा फलक इन्हें नहीं है, कोई बड़ा स्पॉन्सर नहीं है, कोई बहुत बड़ा पूंजी नहीं इसमें लगी है। केवल दिल की बात, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक मशाल से दूसरी मशाल कैसे जलती जा रही है। तो उस सिलसिले में आशुतोष जी ने लिखा, आदरणीय सर, वासुदेव के साथ रात की ड्यूटी में, आपको पता ही आशुतोष जी फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। वासुदेव उनके यहाँ दूध भी देता है और भावगंगा का रेगुलर सुनने वाला भी है। उनके साथ बैठ के सुनता है, सुबह 5 बजे आ जाता है और फिर भावगंगा सुन करके पुराने अंक भी और नए भी। तो आदरणीय सर, वासुदेव के साथ रात की ड्यूटी में श्री रमेश तिवारी रहते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग भावगंगा सुनते थे तब ये कहते थे कि आप लोग ये क्या सुनते रहते हैं, और दिलचस्पी नहीं लेते थे। और फिर धीरे धीरे वह वासुदेव का मोबाइल लेके अपना मोबाइल उनको दे देते थे और रात में ही भावगंगा सुनते थे। इतना परिवर्तन आ गया कि पहले दिलचस्पी नहीं होती थी और फिर धीरे धीरे वो वासुदेव को अपना मोबाइल दे देते थे कि फ़ोन करना हो इससे कह लो, और वो इनका मोबाइल लेकर के भावगंगा सुनते थे। फिर जब अच्छा लगा तो वह खुद आया और कहा कि साहब का चैनल मेरे मोबाइल में आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने मोबाइल में भावगंगा का चैनल यूट्यूब का सब्सक्राइब कराया ताकि उनके सारे प्रोग्राम मैं सुन सकूं। आज भी वह वासुदेव के साथ आए थे, खुद कहने लगे कि मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा, मेरी पत्नी भी सुनती हैं और पिछले 5-6 दिनों से मैंने अपने बेटे, बहू, दामाद, अपने रिश्तेदारों, करीब 10 लोगों को भावगंगा से जुड़वाया है और अपने बच्चों से भी कहा है कि जो भी लोग सुनना चाहें उनको जोड़ो। आज उनसे यह सुनकर वाकई लगा कि भावों के रस से भरी बातें और भावगंगा का प्रसार नाभिकीय विखंडन जैसी प्रक्रिया है।
चेन रिएक्शन या दीप से दीप जलने वाली चेन रिएक्शन, नाभिकीय विखंडन जैसी चेन रिएक्शन जैसी प्रक्रिया है। और सुविचार को कोरोना के जैसे किसी के मन मस्तिष्क में स्थापित होने का बस एक मौका भर मिल जाए तो भावों की गंगा, कोरोना टाइम में ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं तो यहाँ एक मौका और आ गया है। बस एक मौका भर मिल जाए तो भावों की गंगा को समुद्र से मिलना नहीं पड़ता, वो खुद भावगंगा बन जाती है। और गंगा और समुद्र का वाकई मिलन कैसे होता है, वह रायचक एक जगह है गंगा सागर से और पहले ही, जहाँ लगता है कि कभी समुद्र आकर गंगा से मिलती है, कभी गंगा जाकर समुद्र से मिलती है। अद्भुत दृश्य है। जिसने रायचक नहीं देखा उसने गंगा को नहीं समझा। मस्ट है रायचक को देखना। कलकत्ता से थोड़ी दूर, लेकिन गंगा सागर से थोड़ा पहले, जब तेज ज्वार आता है समुद्र में तो लगता है कि गंगा से मिलने आ रही है। तो बस एक मौका भर मिल जाए तो भावों की गंगा को समुद्र से मिलना नहीं पड़ता, खुद भाव गंगा बन जाती है। वह खुद भाव गंगा बन जाती है, समुद्र खुद भाव गंगा बन जाती है। ऐसा ही प्रयास मेरे एक पूर्व कर्मचारी के ज्येष्ठ पुत्र गुलाब शुक्ला भी लगातार कर रहे हैं। आज प्रातः श्री रमेश के साथ सहज संवाद में चर्चा में आई इस बात ने मुझे भी बहुत उत्साहित किया। सबसे अच्छी बात तो यह भी है कि मैंने इतने पुराने छात्रों के ग्रुप पर चैनल को लिंक डाल दिया था कि कुछ तो जुड़ेंगे ही। और जब वही बच्चे अपने सर्टिफिकेट लेने आए तो मैंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से चर्चा करते हुए जुड़ने का लिंक बताया तो तकरीबन सभी ने कहा कि सर आपका मैसेज पढ़ा था। इस चैनल को हम लोग भी उस दिन ही सब्सक्राइब कर लिए थे और सुनते भी हैं, पर लाइव नहीं, क्योंकि अपने समय के हिसाब से। ये सब मुझे अच्छा लगा तो सोचा आपसे साझा करूं। सादर प्रणाम। तो ये इनका अनुभव था जो काफ़ी पहले, पिछले भावगंगा के एपिसोड के बाद तो काफ़ी गैप हो गया, उसी दिन उन्होंने भेजा था। और अब उस गज़ल के कुछ शेर बचे हैं वो आपके सामने रखता हूँ। और फिर आशुतोष जी का ही कल के ह्यूमन वैल्यूज़ को सुनने के बाद जो विचार हैं वो भी सुनने लायक हैं, तो वो ज़रूर रखें, क्योंकि ये तो मैंने जैसे कहा कि गंगा जब भी बनती है तो तमाम धाराएं, शुद्ध पवित्र धाराएं हिमालय से कहाँ से आ कर के उनके गंगोत्री के आगे बढ़ती जब गंगा तो फिर मिलते जाते हैं और फिर वही गंगा जैसे जैसे संगम होता जाता है वो गंगा बढ़ती जाती है। तो उस गज़ल का शेर, वह ज़िंदगी को हमेशा कहता सजा ही क्यों है, छोड़ना चाहता है हाथ तो फिर हाथ गहा ही क्यों है। त्योहार व खुशियाँ पुराने कपड़ों में भी मन सकती हैं। त्योहार व खुशियाँ पुराने कपड़ों में भी मन सकती हैं। फिर कपड़े नए हों ये ज़िद हुआ ही क्यों है। ये कपड़े पे इतना ध्यान क्यों कि हर त्योहार में नए कपड़े पहने जाएं। जब पुराने कपड़े पहन करके भी देखिए कितना आनंद आता है। कपड़ों से नहीं, मन के उल्लास से त्यौहार मनते हैं। और ये बार बार नए कपड़े, फिर ये संसाधन प्रकृति पर जोर पड़ता है, तो प्रकृति पर हमें कम से कम जोर डालना है। हर कपड़े नए हों, इसमें ग्रीड आता है, तो इससे भी उबरना है। सहजता जो है उसी में आनंद। त्योहार व खुशियाँ पुराने कपड़ों में भी मन सकती हैं। फिर कपड़े नए हों ये ज़िद हुआ ही क्यों है। ऊंचे ऊंचे टीलों पर बैठकर सोचते हैं बड़े हो गए। आजकल जितने बड़े लोग दिख रहे हैं सब बस यही ऊंचे टीलों पर बैठे हैं और उनमें कोई बड़प्पन नहीं है, बल्कि और ये शब्द ज़्यादा हो जाएगा, बदबू है, कोई बड़प्पन नहीं है। ऊंचे ऊंचे टीलों पर बैठकर सोचते हैं बड़े हो गए। और मज़े की बात यह है कि वो खुद तो समझते ही हैं, खुद तो कहते ही हैं, लेकिन हमारा मीडिया, हमारा सोशल मीडिया भी, हमारे सीधे साधे आंख बंद किए हुए लोग
अपनी खुली आंखों से न देखने वाले लोग, खुली आंखों से न पहचानने वाले लोग, वो भी बड़ा मानने लगते हैं, उन्हीं को बड़ा कहते हैं। उनसे बड़े वो खुद हैं जो उनको बड़ा कह रहे हैं। लेकिन ट्रेजेडी है, यही ट्रेजेडी है कि चूंकि वो ऊंचे टीले पे बैठे हैं इसलिए उनको बड़ा कहा जा रहा है। ऊंचे ऊंचे टीलों पर बैठकर सोचते हैं बड़े हो गए, ऐसे ऐसे भ्रमों को मिलती हवा ही क्यों है, ऐसे ऐसे भ्रमों को मिलती हवा ही क्यों है। और वो हवा देने वाले कौन हैं? हम आप ही हैं। पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जीव जंतु और दूसरे कोई ऐसी हवा नहीं देते हैं, वो सबको पहचानते हैं। और अधिकांश समस्याएं हमारी खुद की ही ओढ़ी हुई हैं। आज धरती पर जितनी समस्याएं हैं उसमें 99.9% हमारी खुद की ओढ़ी हुई हैं। धरती तो सेल्फ रेगुलेशन करती है। कल के ह्यूमन वैल्यूज़ में काफ़ी इस पर मैंने चर्चा की भी थी कि वहाँ सेल्फ रेगुलेशन है। कोई समस्या होने लगती, पेंडुलम एक तरफ जाता है तो धरती फिर उसका संतुलन करती है और ले आती नीचे। हाँ, उस तरफ जाने में थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर हुआ, लेकिन फिर उसको नॉर्मलाइज कर लेती। फिर वो तमाम सारी चीज़ों के मोमेंटम से दूसरी तरफ जाता है, फिर सेल्फ रेगुलेशन करती है। और सेल्फ रेगुलेशन के साथ साथ सेल्फ रेगुलेशन के साथ धरती पर सब कुछ रिसाइकिल होता रहता है। रिसाइकिल उसी चीज़ का बार बार इस्तेमाल करती है धरती। वो पुराने कपड़ों को फेंक नहीं देती है, फिर से इस्तेमाल करती है। तो धरती समस्याओं को सॉल्व करती है, समग्रता समस्याओं को हल करती है। लेकिन अधिकांश समस्याएं हमारे लोभ की वजह से, हमारी नासमझी की वजह से, हमारे असंवेदनशीलता की वजह से, हमारे अपनी हवस की वजह से ही है। अधिकांश समस्याएं हमारी, और सबसे बड़ी समस्या कि हमारी अपनी बंद आँखों और बंद दिमाग की वजह से है। इस धरती की अधिकांश समस्याएं हमारी बंद आँखों और बंद दिमागों की वजह से हैं, अंधविश्वासों की वजह से हैं। अगर ये हमारे मन में भ्रम हो कि बहुत अंधविश्वासी होना, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक होना है, इकोलॉजिकल होना है, ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। असत्य और अंधविश्वास का प्रकृति प्रेम से, इकोलॉजिकल कंसर्न से कोई लेना देना नहीं है। वह हम अपने अंधभक्ति को, अंधविश्वासों को, बंद आँखों को और बंद दिमागों को रैशनलाइज करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं कि हम ज़्यादा प्राकृतिक हैं। ऐसा कुछ नहीं है। खुली आँखें ज़रूरी हैं समस्याओं को पहचानने के लिए, हल करने के लिए, और समस्याएं न पैदा करने के लिए भी। तो अधिकांश समस्याएं हमारी खुद की ओढ़ी हुई हैं। गलत मांगने का रोग हमें लगा ही क्यों है? अधिकांश समस्याएं हमारी खुद की पैदा की हुई हैं, खुद की ओढ़ी हुई हैं। गलत मांगने का रोग हमें लगा ही क्यों है? हम ईश्वर से, प्रकृति से या जिसको भी पूछते हैं उससे अक्सर गलत चीज़ें मांगते हैं। अगर हम उसी पे छोड़ दें तो हमें सही देगा, लेकिन हम ऐसी गलत चीज़ें मांगते हैं और ऐसे उलझनों में फंस जाते हैं मांग मांग करके। हम सोचते हैं कि हम ही सबसे अच्छा अपने बारे में जानते हैं, जबकि धरती, विराट, संपूर्णता, वो हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जानती है। उसकी आंखें भी खुली हुई हैं, हमारी आंखें भले बंद हों, तो वो हमें जो देगी वो ज़्यादा बेहतर देगी। उतना हम मांग भी नहीं सकते जितना वो दे रही है और देगी, लेकिन हम अपने निश्चित सीमित सोच और सीमित स्वार्थ की वजह से अधिकांश समस्याएं खड़ी किए हुए हैं। तो अधिकांश समस्याएं हमारी खुद की ओढ़ी हुई हैं। गलत मांगने का रोग हमें लगा ही क्यों है? और प्रकृति में कहीं गैर जरूरी हिंसा नहीं है। प्रकृति में कहीं गैर जरूरी हिंसा नहीं है। अगर जब बार बार मैंने बताया है कि वहाँ पर केवल नीड बेस्ड बैलेंसिंग हिंसा है। शेर भी तभी मारता है हिरण को जब दौड़ा लेता है, आवाज़ करता है, वो भागते हैं, और जो मरणासन्न होते हैं उन्हीं को मारते हैं। यंग को या शक्तिशाली को नहीं मारने की कोशिश करते हैं, उनकी रेस भी चलती रहे। और अगर शेर ना हो तो हिरण इतने हो जाएं कि फिर जंगल का
बागी आगे बढ़ना ही ना हो, सारे पत्तियां वही लोग खा जाएं। छोटे छोटे पौधों के जो उगते पौधे पेड़ों के उन्हीं को खा जाएं, बहुत ज़्यादा जब हो जाएंगे। तो इसलिए प्रकृति बैलेंस करती, संतुलन करती है। हिंसा भी जो दिखती है प्रकृति में, वह केवल आवश्यकता अनुसार है, वो कभी गैर ज़रूरी हिंसा नहीं है। वहाँ पे प्रकृति में कहीं गैर ज़रूरी हिंसा नहीं है। समाज में इतना गैर ज़रूरी खून खराबा हुआ ही क्यों है? समाज में, मनुष्यों में इतना खून खराबा हुआ ही क्यों है? इसीलिए कि हमारी जो हिंसा है वो ग्रीड बेस्ड है। उनकी हिंसा भी वो नीड बेस्ड है, वो उनकी जीवन की आवश्यकता है, बस उतना ही। वो किसी को मार करके फ्रिज में नहीं रखते, जिस तरह के हम तमाम सारे मांसाहार और मार करके बड़े बड़े शीत घरों में रखे हुए हैं। वहाँ पे ये सब नहीं है, वहाँ ज़रूरत भर का है। तो प्रकृति में कहीं गैर ज़रूरी हिंसा नहीं है। समाज में इतना गैर ज़रूरी खून खराबा हुआ ही क्यों है? ये हो सकता है कि मनुष्य पहले जंगलों में रहता था, उसे जंगली जानवरों से भय लगता था, और इसलिए उनसे बचने के लिए उसने हथियार बनाए, और खुद में ही अपनी हिंसा की प्रवृत्ति उसके अंदर आई कि हमें इनको मारना है ताकि हम सुरक्षित रह सकें। तो वो जो हिंसा की प्रवृत्ति जानवरों में आई, जानवरों के प्रति आई, जब हमने जानवरों को कंट्रोल कर लिया तो वो हिंसा की जो प्रवृत्ति है, कंडीशनिंग हो गई थी, वो ख़त्म नहीं हुई। वो हमारे अभी तक चल रही है। हमने शिकार करना शुरू किया और भी तरीके से हिंसा, उसी से आपस में भी लड़ना शुरू किया, वो लड़ाइयाँ शुरू हो गई। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे मानसिक इवोल्यूशन होना है। हमें अब समझना है कि वो जहाँ से हिंसा की शुरुआत हुई थी वो बीज खत्म हो गया है। अब जो है वो केवल कंडीशनिंग का थोड़ा सा बचा हुआ है। जैसे कुत्ता और खाना और सलाइवा का एग्जांपल देता हूँ। कुत्ता को जब घंटी बजाया जाता है, पहला आपका एक्सपेरिमेंट, और खाना दिया जाता है, तो बाद में जब उसके तो फिर घंटी और खाने का सहसंबंध, कोरिलेशन हो जाता है, कंडीशनिंग हो जाती है। और जब खाना दिया जाता है और नहीं दिया जाता और घंटी बजाई जाती, तब भी उसके सलाइवा आता है। उसी तरह से वो प्रकृति से वो खूंखारता ख़त्म हो गई, फिर भी हिंसा हमारी उसे प्रतिरोध के लिए जो पैदा हुई थी वो बची हुई है। लेकिन धीरे धीरे 25-30 बार कुत्ते को केवल घंटी बजाया जाए, खाना ना दिया जाए, तो धीरे धीरे करके वो सलाइवा आना बंद हो जाता है, वो प्रवृत्ति ख़त्म हो जाती है। तो मनुष्यों में भी ये जो हिंसक प्रवृत्ति है, ये धीरे धीरे ख़त्म होगी। 100-200 साल और लग सकते हैं, 400 साल लग सकते हैं, लेकिन मनुष्य को एक कॉन्शियस सेंसिटिव मैन बनना है। और मॉडर्न साइंस, ये सोशल ये संवाद से भी संवेदना बढ़ती है, संवाद से भी आंखें खुलती हैं। बंद करने का भी प्रयास होता है, लेकिन अल्टीमेटली आंखें अगर एक बार खुल गई तो फिर नहीं बंद होंगी। तो इसलिए जिसके धीरे धीरे, जैसे वो वासुदेव की आंखें खुल रही हैं, रमेश की आंखें खुल रही हैं, तो आंखें खुल रही हैं हर तबके के लोगों को। और जिनको अहंकार नहीं है, उनकी आंखें और जल्दी खुल रही हैं। किसी को अपने अंधविश्वासों पर या अपनी बंधी पट्टियों पर अहंकार भी है, वो और बुरी स्थिति है। वो उनकी आंखें सबसे लास्ट में खुलेंगी, लेकिन आंखें खुल रही हैं धीरे धीरे। प्रकृति में कहीं गैर जरूरी हिंसा नहीं है, फिर मनुष्य में इतना गैर जरूरी खून खराबा हुआ ही क्यों है? खुदा तो शुरू से ही हम सभी को मिला ही हुआ है। जैसे अगर पूरा ब्रह्मांड या ईश्वर या खुदा या संपूर्णता एक विराट जीवंत शरीर है और हम उसके अंग हैं, तो हम तो उसको मिले ही हुए हैं, वो हमको मिला हुआ है। जैसे ये हाथ इस शरीर का अगर अंग है, तो इसको यह शरीर हमेशा ही मिला हुआ है। इसको पाना क्या है? और इसकी पूजा, यह हाथ पूजा करता है क्या कि तुम हमारे हो जाओ? तो ये पूजा और ये सब एक क्या कहें, आप खुद बेहतर समझ सकते हैं।
शब्द देने की ज़रूरत नहीं, आप अपने अपने हिसाब से शब्द ले लीजिए। तो खुदा या ईश्वर तो शुरू से ही हम सभी को मिला हुआ है, फिर हर एक बंदा खुदा की तलाश कर रहा ही क्यों है? खुदा तो शुरू से ही सभी को मिला ही हुआ है, फिर हर एक बंदा खुदा की तलाश कर रहा ही क्यों है? और आखिरी शेर, इसके बाद आशुतोष जी का कल के ह्यूमन वैल्यूज वाला जो प्रोग्राम है उसका जो उनका कमेंट है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत पहले हम लोग हाइकू कविताएं सुना रहे थे, छोटी छोटी 3 लाइन की हाइकू निमा, और उस पर विचार आ रहे थे। तो अभी हम लोग करीब 20 मिनट और प्रोग्राम करेंगे, तो कुछ हाइकू वहाँ से लेंगे। तो जब विकेंद्रित संपूर्ण दृष्टि का एहसास नहीं है, जब विकेंद्रित डिसेंट्रलाइज्ड संपूर्ण दृष्टि का एहसास नहीं है, फिर ध्यान केंद्रित करना वो सिखाता ही क्यों है? ये टीचर्स के लिए या पेरेंट्स के लिए, या जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हर चीज़ सिखाते हैं, कहते हैं फोकस्ड रहो, ध्यान केंद्रित करो, उनके लिए है कि अगर आपने पहले डिकंसंट्रेशन होलिस्टिक अप्रोच नहीं बताया है, तो फिर कंसंट्रेशन सिखाना घातक हो सकता है। पहले आप अगर किसी को कोई औजार हथियार देते हैं तो उसके पहले उसकी सावधानियां बताते हैं। तो कंसंट्रेशन एक औजार या हथियार है, उसके पहले उसकी सावधानियां बताइए। अगर सावधानियां नहीं बताया है तो आपको वो औजार या हथियार देने का हक नहीं है, बहुत खतरनाक है। कंसंट्रेशन अपना एरिया को कम करना है और डिकंसंट्रेशन एरिया को बढ़ाना है, होलिस्टिक थिंकिंग एरिया को बढ़ाना है। जैसे यही सूरज है, अगर किसी लेंस से इसके सारे जो धूप एक एरिया पे पड़ रही है उसको फोकस्ड एक पॉइंट पे एक लेंस के द्वारा कर दें तो वहाँ आग लग जाएगी। अगर कोई कागज़ रखा है तो वो जल जाएगा, और अगर सावधानी नहीं है तो वहाँ आग इतनी भयंकर लग सकती है कि बहुत बड़ा अग्निकांड हो सकता है। इसलिए अगर कोई लेंस को देता है कि सूरज के पास रखो, धूप में रखो, और नीचे जो रखोगे वो जल जाएगा, अगर वो बता करके पूरा सावधानी के साथ कैसे सावधानियां रखनी है वो नहीं बताता है, तो बस यूं ही एक हथियार दे देना और फिर उसके बाद कुछ खतरनाक होने की संभावना रहेगी। तो इसलिए ये विचार, ध्यान, कंसंट्रेशन, ये भी हथियार हैं, औजार हैं, ये खतरनाक हो सकते हैं, डिप्रेशन तक ला सकते हैं, स्ट्रेस ला सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए कंसंट्रेशन सिखाने का हक उसी को है, फोकस ध्यान सिखाने का हक उसी को है जो उसके पहले डिकंसंट्रेशन का, होलिस्टिक थिंकिंग का, संपूर्ण चिंतन का पहले बताए और उसके बाद फिर कंसंट्रेशन भी सिखाए। द्रोणाचार्य ने चिड़िया को निशाना बनाना सिखाया, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पहले द्रोणाचार्य को सिखाना चाहिए था। अगर नहीं सिखाया तो उन्हें ज़रूर सिखाना चाहिए था, और अगर सिखाया और वो राइटर्स ने और माइथोलॉजिस्ट ने उसको नहीं लिखा तो वो उनकी गलती है। लेकिन उसके पहले अर्जुन को ये भी बताना चाहिए था, या धृतराष्ट्र के पुत्रों को, कौरवों को ये भी बताना चाहिए था कि कंसंट्रेशन के पहले डिकंसंट्रेशन भी करो, होलिस्टिक थिंकिंग भी करो। वो चिड़िया जिस पे तुम निशाना लगाने जा रहे हो, अभी मैं कहूँगा, उसके पहले चिड़िया की आँख का ध्यान करने के पहले आप उस चिड़िया का भी ध्यान करो, और उस चिड़िया जिस डाल पर बैठी है उस पर भी ध्यान करो, वो डाल जिस पेड़ का है उसका भी ध्यान करो, वो पेड़ जिस धरती पर है उसका भी ध्यान करो, और वो धरती जिस ब्रह्मांड का हिस्सा है उसका भी ध्यान करो। पहले ये ध्यान समग्रता में कर लो, उसके बाद तब महज धनुर्धर विद्या के लिए चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना, उसके बाद जीवन में या उसके अन्य विषयों में संपूर्णता ध्यान में रखना। अगर ये नहीं कोई सिखाता है तो वह शिक्षक नहीं है, वह केवल आपको हथियार दे रहा है। हथियार आज भी क्या हो रहा है, दुनिया हथियारों की तिजारत में ही लगी हुई है, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हथियारों पर चल रही हैं। तो वैसे वहाँ भी
हथियार और हथियार की शिक्षा का एक तिजारत चल रहा था, अगर उसने डिकंसंट्रेशन या होलिस्टिक थिंकिंग नहीं समझाया। बताइए, आज भी जो देश केवल हथियार बेच रहे हैं, वह केवल तिजारत कर रहे हैं, उनको विश्व कल्याण से कोई मतलब नहीं। तो ये सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं। आज पता नहीं क्यों बीच बीच में चला जा रहा है। खैर, अब आ गया। और अब आज का जो आशुतोष जी का मैसेज है कल के ह्यूमन वैल्यूज़ प्रोग्राम पर, बहुत लंबा मैसेज है, लेकिन बहुत सार्थक है, इसलिए इसको पढ़ना आवश्यक समझता हूँ। और फिर कुछ हाइकू हम लोग, जैसा कि कहा, हाइकुओं के सिलसिला चल रहा था, बीच में ये गज़लें आ गई थी। आदरणीय सर, आज का ये अंक कल जो रात में हुआ 7 से 8, 7:30 से 8:30। आदरणीय सर, आज का ये अंक मैं बाहर होने की वजह से सुन नहीं पाया था, आने के बाद सुना। चूँकि धूप लगभग सर के पास है 11:30-12 बजे के आसपास, तो इसलिए तमाम सारे जो मैसेजेस आ रहे हैं या नाम आ रहे हैं स्क्रीन पर, वो इस तेज़ धूप की वजह से नहीं पढ़ा जा रहा है। इवन आईपैड में जो मैसेजेस मैंने निकाले हैं वो भी साफ़ नहीं पढ़े जा रहे हैं। सुबह बहुत साफ पढ़ा जाता है, इस समय नहीं पढ़ा जाता, बल्कि फ़ॉन्ट छोटे इसमें आते थे, नहीं पढ़ा जा रहा था। तो फिर मैंने इसलिए प्रोग्राम थोड़ा और देर हुआ कि इसको सर्च करके ढूंढ करके कि फ़ॉन्ट कैसे बढ़ाए जाएं, उसको फ़ॉन्ट बढ़ाया ताकि पढ़ने में अब इस तेज़ धूप में जहाँ पढ़ने में दिक्कत हो रही है स्क्रीन्स को, वो पढ़ा जा सके। नहीं, फ़ॉन्ट बहुत छोटे थे तो बहुत दिक्कत होती थी। ये खुद ही जब सारा काम खुद ही करना है तो क्या क्या कैसे कैसे मैनेज करना पड़ता है, ये भी आपको बताता चलता हूँ। आदरणीय सर, आज का ये अंक मैं बाहर होने की वजह से सुन नहीं पाया था, आने के बाद सुना, बहुत अच्छा लगा। हम सभी प्रकृति से इंटरनली जुड़े, इसे महसूस करने की बात है, जुड़े हैं, इसे महसूस करने की बात है। बहुत ही अद्भुत संदेश है सर। धरती एक विशाल वीणा है। कल विशाल वीणा मैंने पढ़ा था, अपनी बहुत पुरानी कविता, गोरोधा जोप्पस हमारे किताब है कविताओं की पुरानी, तो उसमें से वो इनको बहुत अच्छी लगी। और आप भी ह्यूमन वैल्यूज़ का वो कल वाला प्रोग्राम पढ़िएगा। दरअसल ह्यूमन वैल्यूज़ और भावगंगा कोई अलग अलग नहीं है। भावगंगा को ही देख करके तो आशुतोष जी और अन्य लोगों ने कहा कि इसमें करीब करीब ह्यूमन वैल्यूज़ और एथिक्स है, इसलिए आप इसको उनके सिलेबस के हिसाब से बोल दीजिए, अन्यथा दोनों एक ही हैं। और दोनों में कोई टेक्निकल टर्म्स नहीं है, एकदम सामान्य जीवन की बातें हैं, सरल तरीके से हैं। तो बहुत सारे लोग आप ह्यूमन वैल्यूज़ देखते भी हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं कल वाला सुना हो, विराट वीणा कविता के लिए उसको ज़रूर सुनिएगा। आपकी बात अद्भुत संदेश है सर। धरती एक विशाल वीणा है, इसके माध्यम से ही होलिस्टिक थिंकिंग को समग्र रूप से समझा जा सकता है। आपकी बात सुनकर नील बोर की ये बात, नील बोर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट रहा है, खास करके एटॉमिक फील्ड में, ये बात याद आ गई कि वी आर बोथ एक्टर एंड स्पेक्टेटर इन दिस ग्रेट ड्रामा ऑफ एग्जिस्टेंस। ये जो एग्जिस्टेंस का ड्रामा है, इसमें हम एक्टर भी हैं और स्पेक्टेटर भी हैं, दर्शक भी हैं और एक्टर भी हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसीलिए कभी स्पीड को नहीं मेजर किया जा सकता परफेक्टली, वही क्योंकि जो यंत्र है मेजर करने वाला, वो स्पीड को प्रभावित कर रहा है। तो इसलिए एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ स्पीड एट न्यूक्लियर लेवल या एट कॉस्मिक लेवल इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ ठीक है, ट्रेन जा रही है, हवाई जहाज जा रहा है, इसका तो स्पीड पता लगाया जा सकता है, लेकिन जो तीव्र गति से चले, जैसे विचार हैं या ये सब हैं, इनकी गतियाँ
मेज़र करने वाले के एग्जिस्टेंस से ही प्रभावित होने लगती हैं। तो एक्टर और स्पेक्टेटर हम दोनों हैं और इसलिए एक दूसरे स्वरूप में प्रभावित कर रहे हैं एक दूसरे को। सर, धरती एक विशाल वीणा है, इसके माध्यम से ही होलिस्टिक थिंकिंग का समग्र रूप से समझा जा सकता है। आपकी बात सुनकर नील बोर की ये बात याद आ गई, वी आर बोथ एक्टर एंड स्पेक्टेटर्स इन दिस ग्रेट ड्रामा ऑफ एग्जिस्टेंस। यस, वर्ल्ड ब्रह्मांड में, इस अस्तित्व में हम एक्टर और स्पेक्टेटर दोनों हैं। हम दर्शक भी हैं और कर्ता भी हैं। याद आ गया, कहीं हम बजाते हैं वीणा, कहीं वीणा हमें बजाती है। को एग्जिस्टेंस का इससे बेहतर तरीके से समझा ही नहीं जा सकता है। वीणा की वीणा अद्भुत बात है। वीणा उस कविता में है, हम खुद वीणा की वीणा हैं। वीणा की वीणा अद्भुत बात है। सर, एक विराट वीणा है, ये तो बहुत अद्भुत लगी। और मैंने गुरौधा झप्पा में इसको लिखा है। और गुरौधा झप्पा होता है, गुरौधा अवधि का शब्द है, हमारे गांव में और आसपास के एरिया में खूब बोला जाता है अवधि क्षेत्रों में। गुरौधा मतलब अधपका और झप्पा मतलब फलों का गुच्छा। ऐसा गुच्छा जो पका ना हो, पकने से थोड़ा पहले, और कच्चा भी ना हो, तो उसे गुरौधा कहते हैं। आम गुरौध गए है, इस तरह पूछते हैं, कहते हैं। तो हमने इसलिए हमारे जो विचार हैं, ये 30 साल पहले की चूंकि कविता थी, 30-35 साल, तो उस समय मैंने सोचा कि ये अधपके हैं, अभी शायद पके नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको उनका स्वाद देने के लिए उसको एज सच उतार लिया था शब्दों के माध्यम से। और वही कल पढ़ा विराट वीणा। ज़्यादा मैंने कल सम्मेलनों वगैरह में और जगहों पर उसको नहीं ही पढ़ा है, लेकिन चूँकि को एग्जिस्टेंस पर बात थी इसलिए और मैंने उसको ढूंढ के निकाला और कल पढ़ा। और तो उस पर उन्होंने कमेंट किया कि आप जिसे गुरौधा झोप्पा कहकर कह रहे हैं कि वह तो रसदार, शानदार और पके हुए फल थे, जिसके आप अधपका कह रहे थे वह तो लगा कि रसदार, शानदार और पके हुए फल थे। यह आपकी सोच के समय के अगले पड़ाव का पहले ही महसूस कर लेने का अद्भुत दार्शनिक भाव है। यह आपकी सोच का समय के अगले पड़ाव को पहले ही महसूस कर लेने का अद्भुत दार्शनिक भाव है। सबको सारी स्वतंत्रता है, पर आपकी स्वतंत्रता दूसरों के स्वतंत्रता में बाधक ना हो, एग्जिस्टेंस को ध्यान रखने वाली मूलभूत बात है। पंच तत्वों को भी शरीर चाहिए, रिसाइकलिंग और सेल्फ रेगुलेशन का अद्भुत संदेश है। पंच तत्वों का हक है, वो भी कविता सुनाई थी, उसके बारे में यह है। पंच तत्वों का हक यही है कि वो कविता मैं आपको सुनाई देता हूँ, क्योंकि वो रिसाइकलिंग और सेल्फ रेगुलेशन का, चूँकि आशुतोष जी ने कहा कि अद्भुत उदाहरण है, तो उस कविता को आप सुनाया भी है, लेकिन वही कविता 2-4 बार हो जाए कोई हर्जा नहीं है। पंच तत्वों का हक। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, पांचों का हक भी है इस पर। इसीलिए मृत्यु के बाद भी पांचों तत्व पाना चाहते हैं यह शरीर। अग्नि को भी शरीर चाहिए और धरती, जल, गगन, समीर को भी चाहिए शरीर। इसीलिए कहीं जलाने की प्रथा है, कहीं दफनाने की, कहीं नदी में प्रवाहित करने की और कहीं खुले में रख देने की। पारसी लोग खुले में रखते हैं और वैसे पूरे जितने जीव जंतु वनस्पतियां हैं वह अपने डेड अवशेष को खुले में ही रखते हैं। तो कहीं इसलिए कहीं जलाने की प्रथा है, कहीं दफनाने की, कहीं नदी में प्रवाहित करने की और कहीं खुले में रख देने की। कितना ज़रूरी, कितना संतुलित है सब कुछ, कितना ज़रूरी, कितना संतुलित है सब कुछ। तो ये नेचर में जो कोई कुछ वेस्ट नहीं होता, सब रिसाइकिल करने की पूरी कोशिश रहती। यह हम मनुष्य हैं जो तमाम सारा वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, यह सबसे ख़तरनाक हमारा काम हो रहा है। इसलिए हम लोगों को पूरी तरह से ऑर्गेनिक होना है और वेस्ट से बचना है। और इसलिए ज़रूरत भर के कपड़े रखिए, ज़रूरत भर के सामान रखिए, ज़रूरत भर के सामान खरीदिए और घर में रखिए पुराने सामान भी, उसको रिसाइकिल करिए। और यही तय करें कि तो
सबकी स्वतंत्रता है, सबको स्वतंत्रता है, पर आपकी स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता में बाधक न हो, एग्जिस्टेंस का ध्यान रखने वाली मूलभूत बात है। पंच तत्वों को भी शरीर चाहिए, रिसाइकलिंग और सेल्फ रेगुलेशन का अद्भुत संदेश है। यह इससे अद्भुत उदाहरण हो ही नहीं यह इससे अद्भुत उदाहरण हो ही नहीं सकता। हमारी समस्याएं ही हमें इन तथाकथित धर्मों से मुक्त करके धरती को फिर जोड़ेंगे। प्रकृति की पूजा ही सर्वोपरि होगी और यही तय करेगी भविष्य का धर्म कि डिस्टेंस विदाउट को एग्जिस्टेंस विदाउट को एग्जिस्टेंस। नॉन पॉलिटिकल एक्सरसाइज, अपने मस्तिष्क को सक्रिय रखते हुए स्टेट्स कम करने के आपके प्रेशर अपॉन एरिया सिद्धांत को और भली बात समझ पा रहे हैं। जीवों के विभिन्न ऑर्डर, यह तो बिल्कुल नया विचार लगा। डिस्टेंस भविष्य का धर्म की सेंसिटिविटी की बात है कि को एग्जिस्टेंस हो और एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस के साथ हो, और पॉलिटिकल जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी सेंसिटिविटी के साथ हों। यह मस्तिष्क को सक्रिय करते हुए और फिर स्ट्रेस कम करने के लिए वो एरिया को बढ़ाना सेंसिटिविटी के द्वारा। प्रेशर अपॉन एरिया सिद्धांत को और भली भांति समझ पा रहे हैं। जीवों के विभिन्न ऑर्डर, यह तो बिल्कुल नया विचार लगा। मनुष्य के 2 पैरों पर खड़ा होना, विकास के साथ साथ मनुष्य के हाथों के स्वतंत्र होने के बाद उसे सबसे अलग अस्तित्व में स्थापित करने में वाकई सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका तय की है। ये कल का वाला ह्यूमन वैल्यूज़ का अगर आप सुनेंगे तो ये चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो मैं यही आपसे आग्रह करूँगा कि इसको कल वाला ज़रूर ह्यूमन वैल्यूज़ सुन लीजिएगा। वाकई सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका तय की। डार्विन के सिद्धांत को मनुष्य का 2 पैरों पर खड़ा होना, विकास के साथ साथ मनुष्य के हाथों के स्वतंत्र होने के बाद उसे सबसे अलग अस्तित्व में स्थापित करने में वाकई सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका तय की है। डार्विन के सिद्धांत को पढ़ते थे, मनुष्य के विकास को भी पढ़ा, लेकिन आपने जिस तरह से एक नया आयाम दिया वो तो दिल में अपनी जगह बना गया। हम मनुष्यों की ऐसी क्या चीज़ है जो दूसरों को दे सकते हैं, दूसरे मनुष्यों को दे सकते हैं। जीव जंतु वनस्पतियों को तो खैर मैंने बताया ही था कि वनस्पतियों को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और अन्य जीव जंतुओं को, वनस्पतियों को खाद के रूप में अपना आउटपुट देते हैं। लेकिन मनुष्यों को क्या देते हैं? तो वो जब हमारा हाथ स्वतंत्र हो गया तो हाथ के विविध प्रयोग, उसके द्वारा ये जितना रचनाएं, विचार, ध्यान, ये सब हाथ की स्वतंत्रता के बाद ही, उसका बीज तो जानवरों में भी थे लेकिन उसका विस्तार हाथ की स्वतंत्रता के बाद हुआ। फिर लिखना शुरू हुआ, मेमोरी शुरू हुई, या आज जो कुछ ये संचार हो रहा है ये हाथों के वजह से ही है। हाथ से ही शुरुआत हुई थी। तो अगर कोई चीज़ मनुष्यों को पूजना चाहिए अपनी, तो अपने हाथ। उसी ने मनुष्य को मनुष्य बनाया। वो जीव जंतु वनस्पतियों से अगर वाकई डिफरेंट है तो अपने हाथों की वजह से। मनुष्य के विकास को भी पढ़ा, लेकिन आपने जिस तरह से एक नया आयाम दिया वो तो दिल में अपनी जगह बना गया। हम मनुष्यों की क्या ऐसी चीज़ है जो दूसरों को दे सकते हैं? ज्ञान, प्रेम, स्वास्थ्य की जानकारी। लता जी के उदाहरण से आपने जो अद्भुत बात कही वो तो बिल्कुल नया चिंतन है। आज का यह अंक अद्भुत है। मेरा पूरा विश्वास है कि यदि छात्र इन्हें सुनने के बाद अपने सिलेबस की किताबों को पढ़ेंगे तो उन्हें कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सादर प्रणाम सर। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है सारे एथिक्स एंड वैल्यूज़ का, वह सेंसिटिविटी और सबसे जुड़ा हो। अगर वो है तो निश्चित रूप से ही अपने आप ह्यूमन वैल्यूज़ आ जाएंगे। जैसे ये हाथ ये शरीर से जुड़ा हुआ है तो इसको वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़ या बॉडी वैल्यूज़ या कुछ भी सिखाने पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप करेगा। और अगर सेंसिटिविटी नहीं है तो बहुत कुछ सिखाने पढ़ाने के बाद भी पता नहीं
हो पाए या नहीं हो पाए। और इसके साथ अब 8-10 हाइकू सुना करके अपनी बात आज की भावगंगा ये 86वीं समाप्त करेंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों का यूट्यूब का सब्सक्राइबर्स की संख्या 600 क्रॉस कर रही है और 1000 होते ही, जैसे मैंने बताया कि इसका प्रचार प्रसार और तेज होने लगेगा। तो जितना संभव हो अपने परिचितों से या जिनको अच्छा लगे आप पहले उनको दिखाइए, अगर वो ठीक लगता है तभी आगे बढ़ाएं। किसी पर कोई दबाव आरोप नहीं है। अब खुद अच्छा लगे तो फिर आदमी अगर 1-2 बार सुनेगा तो फिर उसको आगे बढ़ाए बिना रह भी नहीं पाएगा। मुझे भी जो चीज़ें बहुत अच्छी लगती कहीं से भी आई हूँ उसको खूब बढ़ाते हैं, इवन भावगंगा में ला करके सुनाते भी हैं। तो उस दिन जो आखिरी हम लोगों ने सुनाया था कि गांव से नगर, नगर से महानगर, महानगर से कहाँ, गांव से नगर, नगर से महानगर, महानगर से कहाँ। और फिर उसका फिर वो कविता भी सुनाई थी, या वो कि हम फिर इन्वर्स प्रिज्म ढूंढने लगते हैं। अगर हम सभ्यता के एक्सट्रीम पे पहुंच गए और इतने ढेर सारे स्पेशलाइजेशंस आ गए तो अब वो एंटी स्पेशलाइजेशन, फिर वह प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश की तरफ, अब 7 रंगों का जो 7 स्पेशलाइज थे, फिर प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश की तरफ जाने की कोशिश करने लगते हैं। फिर हम झोपड़े के नीचे रहने की कोशिश करने लगते हैं, वही 7 स्टार कॉटेज लगने लगता है। तो महानगर के बाद फिर वहीं लौटना है, लेकिन वह विनाश के बाद लौटें, इससे अच्छा स्वयं अपने चिंतन से लौटें। वही आइंस्टाइन से जब पूछा गया कि 3rd वर्ल्ड वॉर कैसे लड़ा जाएगा, यानी कि सभ्यता का और अगला कदम क्या होगा, यही सोचते हैं ना कि जब ज़्यादा कंट्रोल कर लिया यही सभ्यता है। वो मेरी एक छोटी सी कविता है कि लोग सभ्य होने लगे और जो सबसे बड़ा सभ्य हुआ वो उसने पूरी धरती पर अधिकार कर लिया। तो अगर अधिकार करना ही सभ्यता की निशानी मानी गई तो खूब लड़ाइयाँ होंगी ही। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा 3रा विश्व युद्ध कैसे होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन चौथा कैसे होगा वो मैं बता सकता हूँ। और चौथा ये, फिर वही आदमी आदिम युग में और पत्थरों से लड़ेगा, सब कुछ नष्ट कर देगा। जितना बना है मनुष्यों ने, जितना बनाया सब नष्ट कर देंगे खुद ही। तो इसलिए हम उस तरह न जाएं, हम वह आदिम युग में सब कुछ डिस्ट्रक्ट करके, सबको विनाश करके न जाएं। हम खुद अपनी चेतना से अपने को रिस्ट्रिक्ट कर लें और संतुलित अवस्था में आ जाएं। हम खुद प्रकृति के साथ रहने लगें, घर में भी रहते हैं, छत पे भी पेड़ पौधे उगाने और उनके बीच रहें। वन हमारे दिल में रहे तो आसपास भी फैलेगा। पौधे, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, चिड़ियाँ, जीव जंतु और सारे मनुष्यों से अगर हम संवेदनात्मक संबंध रखेंगे, हम किसी से दुश्मनी अपने मन में ना रखें, सबसे प्यार रखें। जो हमें, जो खराब है उसकी खराब क्वालिटीज़ को दूर करने की कोशिश करें, उसकी खराबी दूर करने की कोशिश करें। वो उसकी बीमारी है, मानसिक बीमारी है, उस मानसिक बीमारी को दूर करने की कोशिश करें। जैसे एक डॉक्टर है तो वो बीमार की बीमारी दूर करता है, उसे नफरत नहीं करता। तो ऐसे जो इस समाज में आजकल 70, 80, 90% मानसिक बीमार हैं लोग। असंवेदनशीलता मानसिक बीमारी है, सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है और वो शरीर पर भी असर करती है। तो इसलिए वो बीमारी दूर हो, इसके लिए काम करना है। तो सब कुछ संतुलित तरीके से हो, विनाशकारी तरीके से ना हो। इसी के लिए अब जो महानगर से कहाँ जाना है, तो वो संतुलित विकास की तरफ जाना है, जहाँ गांव, नगर और महानगर का भेद ही मिट जाए। इस तरह से धरती का डेवलपमेंट करना है। महानगर के बाद अब फिर और कोई महानगर नहीं बनाना है। अब नगर, गांव और महानगर सबका भेद मिटा देना है। इस तरह से डेवलपमेंट करना है, सब एक जैसे लगें। धरती एक ही है, उसके अलग अलग अंग को, किसी को विकसित हो किसी को अविकसित नहीं कहना है। आप इस शरीर के किसी अंग को कहेंगे कि ये विकसित है या अविकसित है। पूरी धरती, हर देश, हर जगह तो धरती का अंग है। इसको कब मानेंगे, कब महसूस करेंगे। और अगली हाइकू, आदमी आदमी का फर्क, फर्क कुछ भी नहीं, फर्क जमीन आसमान। दो आदमियों में वैसे तो एकदम एक जैसे हैं, लेकिन अपनी विलक्षणता की वजह से हर एक में ज़मीन आसमान का अंतर भी होता है। वही है ना कि
अमंत्रम अक्षरो नास्ति नापि मूलम न औषधम नापि कोऽपि अयोग्यो पुरुष योजकः तत्र दुर्लभ। कोई व्यक्ति अयोग्य है ही नहीं, सबको ईश्वर ने कुछ यूनिक गुण दे के रखा हुआ है। अगर वह उसको पहचान ले, सेल्फ रियलाइजेशन करे, आत्मावलोकन करे, या दूसरे ही उसके गुणों को पहचान लें, तो फिर हर व्यक्ति एक्सीलेंट हो जाएगा अलग अलग डायमेंशंस में। और वही अलग डिफरेंट टाइप के एक्सीलेंसेस ज़मीन आसमान का अंतर करेंगे हर दो व्यक्ति में, लेकिन ऊपरी तौर पर हर व्यक्ति एक जैसा है, और अधिकारों के तौर पर, कर्तव्यों के तौर पर भी हर व्यक्ति एक जैसा है। और ये ट्रेजिडी है आजकल के समाज की, जो राजशाही की थी ट्रेजिडी, वह आज लोकतंत्र में भी जिंदा है। यह दुखद है। उनके जीने की कीमत हजारों लोग, उनके जीने की कीमत हजारों लोग, और हमारे मरने की कीमत कुछ भी नहीं। हमारे मरने की कीमत कुछ भी नहीं। आपने कोरोना टाइम में देखा होगा, गरीबों को मरते देखा होगा। 1700 किलोमीटर पैदल चले आए हैं, लोगों के गलत फैसलों की वजह से, गलत तरीके से लॉकडाउन करने की वजह से, बिना ये सोचे कि वो कैसे घर जाएंगे, और अगर वहाँ जहाँ हैं वहाँ टोटल लॉकडाउन हो जाएगा तो खाना कैसे मिलेगा, बेसिक ज़रूरतें कैसी पूरी होंगी। जब असंवेदनशीलता हर व्यक्ति की जगह पर अपने पैर न रख करके फैसले किए जाएंगे तो ऐसे ही होगा। और उनके जीने की कीमत हजारों लोगों का रास्ता रोक करके उनको गुजारा जाता है। ये राजशाही में हुआ करता था, ये राजा के लिए प्रजा की कुर्बानी दी जाती थी। आज लोकतंत्र है, जनता मालिक है, और हिंदुस्तान में आज भी लोगों का रास्ता रोक दिया जाता है इन नौकरों को गुजारने के लिए, इसलिए कि जनता सोई हुई है, उसे पता ही नहीं कि वो मालिक है। तो उनके जीने की कीमत हजारों लोग, और हमारे मरने की कीमत कुछ भी नहीं। वो इसीलिए कि हम नहीं जानते कि हम मालिक हैं और वो नौकर हैं। हम उनको मालिक मान बैठे हैं, हम अपने को प्रजा मान बैठे हैं, प्रजातंत्र मान बैठे हैं। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ कि जागो गणराज्य जागो। अब लोकतंत्र है, और दुनिया के 260 से ऊपर के देशों में ऐसा कहीं नहीं है जैसा हिंदुस्तान में है। तो चूँकि 5 राज्यों के आसन चुनाव हो रहे हैं, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, या आप उनको जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँचा सकते हैं, ये बात ज़रूर पहुँचाइए कि केवल और केवल उसी को चुनें, या उसी प्रत्याशी को वोट दें जो अपने को सेवक मान करके जा रहा हो, आपका प्रतिनिधि मान करके जा रहा हो, और जीतने के बाद भी आपकी आवाज़ विधानसभा में रखेगा, न कि जिस पार्टी का है। पार्टी तो एक फैसिलिटेटर होना चाहिए, लेकिन जीतने के बाद अगर वो आपका प्रतिनिधि नहीं रहा, आपकी बात विधानसभा में नहीं कह रहा है, उस पार्टी का आका की बात कह रहा है, या किसी पूंजीपति जिसने उसको पैसा दिया, फाइनेंस करा, उसकी बात कह रहा है, तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। और फिर वही होगा कि उनके जीने की कीमत हजारों लोग, और हमारे मरने की कीमत कुछ भी नहीं। और ये आखिरी ये 2 हाइकु सुना करके अपनी बात ख़त्म करते हैं। संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता बालू पर लकीरें, कुछ बनती कुछ मिटती। ये जितनी सिविलाइजेशंस हैं सब बालू पर लकीरें हैं, कुछ बन रही हैं, कुछ मिट रही हैं। अपने देश काल परिस्थिति, अपनी सोच, अपनी स्थिति के हिसाब से वो लोगों ने जो किया, उसी से वो संस्कृति और सभ्यता बनती चली गई। और कभी उसका विनाशकारी रूप आ जाता है, कभी बेहतर रूप आ सकता है। लेकिन अब हम चेतना के जिस स्तर पे हैं और धरती खतरों के जिस स्तर पे है, वहाँ ज़रूरी है कि हम एक नई संस्कृति पैदा करें, जहाँ पूरी धरती ही हमारे विराट ब्रह्मांड का प्रतीक हो, जिसकी हम सबसे ज़्यादा इज्जत करें। अगर प्रतीक को ही पूजा करनी है तो धरती की पूजा करें, और बाकी जो पुरानी बांटने वाली संस्कृतियां हैं, अब उनको तिलांजलि दे दें, अब जोड़ने वाली संस्कृतियां पैदा करें। यही समय है अगर धरती को बचाना है और हमको बचना है, को एग्जिस्टेंस करना है। तो संस्कृति और सभ्यता बालू पर लकीरें, कुछ बनती कुछ मिटती। लोग धर्मों के नाम पर लड़ते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है, कोई कपड़े के नाम पे लड़ता है तो आश्चर्य होता है। ये सब तो, ये धर्म थोड़ो है, ये तो अलग अलग समय में किसी ने क्या पहन लिया और देखा देखी अंधविश्वास या नकल होने लगी और उसको लोग धर्म समझने लगे।
धर्म का जितना गलत समझा जा रहा है उतना तो किसी चीज़ को नहीं समझा गया। इसलिए अब धरती को बचाना, प्रकृति को बचाना, अपने को बचाना, यही धर्म है। संस्कृति और सभ्यता बालू पर लकीरें, कुछ बनती कुछ मिटती। और आखिरी, फूल पत्तियाँ भले हों अलग अलग रंगों की, फूल पत्तियाँ भले ही हों अलग अलग रंगों की, लेकिन सबकी जड़ें एक ही रंग की होती हैं। फूल पत्तियाँ भले ही हों अलग अलग रंगों की, लेकिन सबकी जड़ें, जो महीन महीन जड़ें होती हैं एकदम छोट सबसे, वो एक ही रंग की होती हैं। सब अधिकांश सफ़ेद ही होती हैं, एक आध एक्सेप्शंस हों तो हों, इस सब की जड़ें एक ही जैसी होती हैं। तो हम सब की जड़ें, जितने जीव जंतु हम सब लोग हैं, सबके वैचारिक जड़ें एक ही रंग की होनी चाहिए, और वह रंग है प्रेम का रंग, सबसे जुड़ाव का रंग, कोएग्जिस्टेंस का रंग, संवेदना का रंग। और इसी के साथ भावगंगा यहीं समाप्त होती 86 में। और भावगंगा का एक ही है, भावगंगा का भी रंग वही है, प्रेम का, सहअस्तित्व का और संवेदना का। ये जहाँ तक इसको फैलाना नहीं है, इसको लोगों को देखना है, समझना है, रियलाइज़ करना है कि हम सब का रंग एक ही है। भले ही हम लोग ऊपरी तरह से अलग हों, लेकिन सबके अंदर वही है, वही तत्व है, वही चेतना है। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो। कल फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद 3-4 दिन हो सकता है गोरखपुर जाएं, तो बीच में प्रोग्राम रुकेगा, वैसे बताएंगे।